गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं विमल कुमार झा फ्रॉम विजन सिविल सर्विसेज लहरियासराय दरभंगा। और आपके सामने मैं ला रहा हूं एपीओ एग्ज़ाम के लॉ पेपर का अनऑफिशियल आंसर की। सबसे पहले सबसे तेज दोस्तों, अब मैं शुरू कर रहा हूं लॉ पेपर का, जो मेरे हाथ में है अभी ए सीरीज का क्वेश्चन बुकलेट है और उसका मैं आंसर दे रहा हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें है पहला क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 द वर्ड एक्ट इज़ डिफाइंड। तो इसका आंसर होगा ए, सेक्शन 33। इसी में एक्ट और ओमिशन की परिभाषा दी गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। In which section of the Indian Penal Code the punishment for wrongful restraint has been provided? तो wrongful restraint की जो परिभाषा दी गई है वो सेक्शन 339 में दी गई है, और उसके लिए जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 341 में दिया गया है, इसीलिए इसका आंसर बी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें है अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड द वर्ड ऑफेंस हैज़ बीन डिफाइंड। इसका आंसर जो है वो बी होगा, सेक्शन 40। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड द वर्ड एक्सटॉर्शन इज़ डिफाइंड। तो एक्सटॉर्शन, जिसे कि उद्दापन कहते हैं, उसकी परिभाषा सेक्शन 383 आईपीसी में दी गई है, तो इसका आंसर ए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें दिया है इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड द वर्ड क्रूएल्टी इज़ डिफाइंड। तो क्रूएल्टी की जो परिभाषा दी गई है वो सेक्शन 498 ए में दी गई है, जिसमें पति या पति के नातेदारों के द्वारा क्रूरता के संबंध में बताया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड प्रोवाइड्स द पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। तो इसमें सुसाइड करने के लिए प्रयत्न जो होता है वो पनिशेबल है सेक्शन 309 आईपीसी में। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच सेक्स, तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। वो कहता है इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड द वर्ड गुड फेथ हैज़ नॉट बीन यूज्ड। तो सेक्शन 90 में गुड फेथ का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनलॉफुल असेंबली हैज़ बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो सेक्शन 141 में दिया हुआ है अनलॉफुल असेंबली की परिभाषा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है ए मीट्स बी ऑन नेशनल हाईवे, शोज हिम ए पिस्टल एंड डिमांड्स बीज पर्स, बी इन कंसिक्वेंस सरेंडर्स हिज पर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस वाज कमिटेड बाय ए। तो इसमें बल का प्रयोग हुआ है, इसीलिए रॉबरी का अपराध इसने कारित किया है। जो क्वेश्चन नंबर 9 में जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें बी ऑप्शन सही होगा, लूट होगा इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये जो क्वेश्चन सेट किया गया है वो जम्मू कश्मीर जो भारत में शामिल हुआ है 2019 में, उससे पहले का क्वेश्चन है, और इसीलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें प्रश्न दिया हुआ है पनिशमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ इम्पोर्टिंग गर्ल्स फ्रॉम एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर, इसीलिए ये क्वेश्चन अब अपडेटेड है, इसको डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे। वो कहता है विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड डील्स विद द डिफेंस ऑफ इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, सेक्शन 85। इसमें इनवॉलंटरी या अनैच्छिक मतता के विषय में बताया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स
टू काउजिंग डेथ इफ़ देयर इज, इसमें 3 कंडीशन दिया हुआ है और बताता है कि राइट ऑफ, प्रश्न है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको कब मिलेगा, किन परिस्थितियों में। तो इसमें ऑल ऑफ दीज होगा, जिसमें पहला दिया हुआ है एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवस हर्ट, इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सरला मुदगल प्रेसिडेंट ऑफ कल्याणी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज ए केस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये सरला मुदगल का जो केस है वो बाइगेमी पे है, द्विविवाह पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। वो कहता है इन विच केस द कोर्ट मेड ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। तो ये महबूब साहब वर्सेस इम्परर, जिसे इंडस रिवर केस भी कहते हैं, इस केस में डिसाइड किया गया था इन दोनों के बीच में कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच में अंतर को स्पष्ट किया गया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कहता है असल्ट अंडर सेक्शन 351 ऑफ द इंडियन पेनल कोड कैन बी काउज्ड बाय। तो असल्ट जो होता है, जिसे हम लोग हमला कहते हैं, वो भाव भंगिमा से भी हो सकती है, जिसे हम गेस्चर कहते हैं, या किसी तैयारी से भी होगा जिसके विषय में सेक्शन 351 में बताया गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू काउजिंग डेथ। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ए, सेक्शन 103। इसी में बताया गया है कि कब आप अपनी और किसी अन्य की संपत्ति के प्राइवेट डिफेंस में आप किसी की हत्या कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी। तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो सेक्शन 403 में बताया गया, उसकी परिभाषा दी गई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। Which sections of the Indian Penal Code provide for the offence relating to the Army, Navy and Air Force? तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के विषय में जो अपराध के विषय में बताया गया है, उसमें सेक्शन 131 टू 140 में आईपीसी में बताया गया है उससे संबंधित अपराध के विषय में, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है द ऑफेंस ऑफ एबेटमेंट इज कंस्टिट्यूटेड बाय। तो ऑफेंस सेक्शन 107 में एबेटमेंट के विषय में बताया गया है आईपीसी में, तो उसमें बताया गया है कि आप सहायता द्वारा, षड्यंत्र द्वारा या उकसाकर, तीनों तरह से आप दुष्प्रेरण कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऑल ऑफ दीज जो होगा वही इसका आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अंडर द इंडियन पेनल कोड 1860 द डिफेंस ऑफ कंसेंट इज नॉट अवेलेबल इन केसेज ऑफ। ऑप्शन ए है कंसेंट टू काउज डेथ, कंसेंट टू काउज ग्रीवस हर्ट, बोथ, नन ऑफ दीज। तो आप इसमें कंसेंट जो होगा सो ना तो मृत्यु कारित करने के लिए होगा, ना ही ग्रीवस हर्ट के लिए, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ए हैंगमैन हु हैंग्स द प्रिजनर इन परसुएंट टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी बाय वर्च्यू ऑफ। तो इसमें जो हैंगमैन होता है, जो जल्लाद होता है, वह न्यायालय के आदेश से किसी व्यक्ति को फांसी पर लटकाता है, तो वह संरक्षित होगा, उसका कार्य अपराध नहीं होगा सेक्शन 78 के तहत, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी है हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया बी, सेक्शन 78। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ए incites a dog to spring upon J without J's consent with the intention to annoy Z. Here A has committed an offense of। तो इसमें A ने जो है सो आपराधिक बल का प्रयोग किया है Z पर। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा A, क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है। अब है क्वेश्चन नंबर 23। Which one of the following is not correct in respect to the definition of theft? तो theft इसका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा बी।
आउट ऑफ ऑनरशिप ऑफ दैट पर्सन। थेफ्ट जो होता है वो ऑनरशिप के विरुद्ध अपराध नहीं होता है, जबकि पोजीशन के विरुद्ध अपराध होता है। जिसके कब्जे में होता है उसके विरुद्ध अपराध होता है। तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, आउट ऑफ ऑनरशिप ऑफ दैट पर्सन। अब क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ एफ्रे। एफ्रे का मतलब होता है दंगा। तो दंगा के लिए जो है सो 2 व्यक्ति सफिशिएंट हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सो ए हो जाएगा, 5 या अधिक व्यक्ति। यानी दंगा के लिए 5 या अधिक व्यक्ति नहीं, 2 व्यक्ति भी हो जाए तो भी दंगा हो सकता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफेंस। तो सुसाइड करना ऑफेंस नहीं है। कमिट सुसाइड का अटेम्प्ट यदि आप कीजिएगा तो अपराध होता है सेक्शन 309 में उसमें, लेकिन पैसिव यूथेनेसिया का परमिशन दिया गया है कोर्ट के द्वारा, लेकिन इसमें सुसाइड करना जो है अपराध नहीं है। तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए। अब आगे एविडेंस से संबंधित प्रश्न है 26, क्वेश्चन नंबर 26, उसमें है हु ड्राफ्टेड द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया था जेम्स स्टीफन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्ट that there are certain objects arranged in a certain order in a certain place। B ऑप्शन है that a man heard or saw something। C that a man said certain words। D all of these। तो जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, फील करते हैं, ये सारा कुछ तथ्य होता है। हमारे चारों ओर जितना भी चीज़ है सब कुछ तथ्य है। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का वो डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 28। ये भी एक तरह से क्वेश्चन बेस्ड है, प्रॉब्लम बेस्ड है। देखिए, इन ए ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय ए व्हिच ऑफ दीज फैक्ट्स इज नॉट रिलेवेंट। ऑप्शन ए है इसका, ए वाज एब्सकॉन्डिंग इमीडिएटली आफ्टर द मर्डर ऑफ बी। तो ये रिलेवेंट हो जाएगा। बी है ए एंड बी वेयर सीन टुगेदर बिफोर मर्डर। ये भी रिलेवेंट हो सकता है। सी ए हैड बोरोड 50,000 फ्रॉम बी। ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी रिलेवेंट हो सकता है। लेकिन डी ऑप्शन रिलेवेंट नहीं है। ए वाज इन मुंबई ऑन दैट डे व्हाइल द मर्डर ऑफ बी वाज कमिटेड इन चेन्नई। प्ली ऑफ एलिवाई आपने पढ़ा होगा सेक्शन 11 में एविडेंस एक्ट में। उसमें यही चीज़ बताया जाता है कि जो तथ्य, कौन से तथ्य हैं जो सुसंगत नहीं हैं और फिर भी सुसंगत होते हैं। तो ये प्ली ऑफ एलिवाई होता है और इसी कारण से जो है सो डी जो होगा ऑप्शन इसका सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स एंड हाउ मेनी चैप्टर्स। तो ये एविडेंस एक्ट जो होता है वो 3 भाग में विभाजित है और इसमें कुल मिलाकर 11 चैप्टर्स हैं और 167 सेक्शंस हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सो बी हो जाएगा 3 and 11। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। कौन सा पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 30 का सही होगा। प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट इन ए सूट, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो इसका आपको डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट ए टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सन इज एडमिसिबल आर रेस जस्टे। तो ये यूसुफ अली वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। इसी केस में डिसाइड किया गया था कि टेप रिकॉर्ड का जो कन्वर्सन होगा वो रेस जस्टे का पार्ट होगा और रेलेवेंट होगा, एडमिसिबल होगा। तो इसका ऑप्शन 31 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, स्टेटमेंट्स मेड बाय एन एजेंट टू एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स आर एडमिशंस। कौन सा स्टेटमेंट है जो एक एजेंट द्वारा दिया जाता है और किसी
पक्ष को दिए गए बयान स्वीकृत माने जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 32 है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। इफ़ द कोर्ट रिगार्ड्स अंडर द सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस दैट द एजेंट इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली ऑथराइज टू मेक देम। यदि एजेंट ऑथराइज है एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली तो उसका जो स्टेटमेंट होगा वह एडमिसिबल होगा किसी भी प्रोसीडिंग में। तो 32 का सेक्शन ऑप्शन सी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट ए कन्फेशन मस्ट आइदर एडमिट इन टर्म्स ऑफ द ऑफेंस और एट एनी रेट सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट्स विच कंस्टिट्यूट द ऑफेंस। तो इसका ऑप्शन पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब सही होगा, यानी बी ऑप्शन 33 का सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, जो कि सेक्शन 27 पे बेस्ड है। अब देखिए इसमें कहता है अबाउट 14 years ago आई के एंड पीपुल ऑफ माई पार्टी ले इन वेट फॉर एस एंड अदर्स एट अबाउट सनसेट टाइम at the corner of Pulipad tank. We all beat S and H to death. The remaining persons F, K and N ran away. D, who was in our party, received blows on his hands. He had a spear in his hand. He gave it to me. Then I hid it and my stick in the rick of V in the village. I will show you if you come. When did all this at the intention of K? From the above passage, which of the following is admissible under section 27 of the Indian Evidence Act? तो इसका आंसर सी होगा, जो कहता है I hid it and my stick in the rick of V in the village. I will show you if you come. तो 27 में, सेक्शन 27 में वही चीज़ रिलेवेंट होता है जो उस एक्यूज के कहने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है या पता चलता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 34 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जो लीगल मैक्सिम पर आधारित है। द एडमिसिबिलिटी ऑफ ए डाइंग डिक्लेरेशन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम। कौन सा मैक्सिम है जो डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसिबल बनाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, नेमो मोरिट्यूरस प्रिसोमीटर मेंटायर। तो ये ऑप्शन सी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। इसमें असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। असर्शन है द फाइंडिंग्स ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स आर इनएडमिसिबल इन ए सिविल सूट। जो फाइंडिंग होता है फौजदारी अदालत का यानी क्रिमिनल कोर्ट का, वह दीवानी अदालत में अस्वीकार होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है रीजन, इसका दिया हुआ है एक्यूटल और कन्विक्शन इन ए क्रिमिनल केस हैज़ नो एविडेंटरी वैल्यू इन ए सब्सिक्वेंट सिविल लिटिगेशन एक्सेप्ट फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ शोइंग दैट देयर वाज ए ट्रायल ऑफ रिजल्टिंग इन एक्विटल और कन्विक्शन एज द केस में बी। तो असर्शन तो इसका सही है, लेकिन असर्शन तो इसका गलत है, लेकिन रीजन इसका सही है। इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो डी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का डी ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडमिशंस आर डेल्ट विथ बाय सेक्शन 58 ऑफ द एविडेंस एक्ट। तो सेक्शन 58 में वही एडमिशन स्वीकृत होगा जो प्लीडिंग्स में होगा, यानी इसका जो ए ऑप्शन है वो सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कहता है ए जीरोक्स या फोटोकॉपी इन द एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल इज। तो फोटोकॉपी, ओरिजिनल का जो फोटोकॉपी होता है वो सेकेंडरी एविडेंस होता है। तो जीरोक्स कॉपी जो होगा सो सेकेंडरी कॉपी माना जाएगा इसका एविडेंस का, और एडमिसिबल होगा एविडेंस में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन कंपेयर एंड डिस्प्यूटेड
राइटिंग विद द एडमिटेड राइटिंग ऑफ द पार्टी। कहता है कौन विवादित लेखन की तुलना या स्वीकृत लेखन से कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ दिस। न्यायालय भी कर सकता है, जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है वो भी कर सकता है, और बाय एनी वन फैमिलियर विद द हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन कंसर्न, जो उस व्यक्ति से संबंधित है और उसके हस्तलेख से परिचित है, तो वह व्यक्ति भी इसमें कंपेयर भी कर सकता है और स्वीकृत भी कर सकता है लेखन का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 है, ए एग्रीज इन राइटिंग टू सेल ए हॉर्स टू बी फॉर Rs 1000 और 1500, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो चूँकि यहाँ पर हॉर्स का जो प्राइस दिया हुआ है वो सर्टेन नहीं है, 1000 भी हो सकता है और 1500 भी हो सकता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। उसे यह दिखाने के लिए साक्ष्य देने की परमिशन नहीं दी जाएगी कि कौन सा मूल्य कहने का उसका अर्थ है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो व्हिच प्राइस वाज टू बी गिवन, यानी बी ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 40 का सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट पर। कहता है अनलेस नन एक्सेस इज प्रूव्ड द प्रिजम्पशन एज टू लेजिटिमेसी ऑफ एनी चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ ए वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन इज। कहता है विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत का निश्चायक सबूत है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन आगे कहता है जब तक यह दर्शित न किया जा सके कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच ऐसे समय नहीं थी जब गर्भाधान किया जा सकता है। तो ये इस जनरल रूल का एक्सेप्शन है। दो चीज़ एक्सेप्शन है सेक्शन 112 का, पहला तो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और दूसरा है कि पक्षकार की पहुंच ऐसे समय नहीं थी जहां गर्भाधान किया जा सकता था। तो ये जो निश्चायक सबूत है वह रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, इसमें साक्ष्य देकर खंडन किया जा सकता है इस चीज़ का, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एन accomplice इज अनवर्थी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज corroborated in material particulars. This is presumption contained in which section of the Indian Evidence Act? तो accomplice के विषय में सेक्शन 133 में दिया गया है और उसको पढ़ा जाता है सेक्शन 114 के बी के साथ। दोनों को मिलाकर यह कहा गया है कि जो accomplice होता है वह विश्वसनीयता के अयोग्य होता है, इसीलिए वो जो साक्ष्य देगा उसका पुष्टिकरण होना अनिवार्य है। तो इसमें सेक्शन क्वेश्चन नंबर 42 का जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 ये भी एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड्स बी टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड बिलोंग्स टू ए एंड देयर बाय इंड्यूसेस बी टू बाय एंड पे फॉर इट। इंड्यूस करता है और उसको उत्प्रेरित करता है कि भाई तुम जमीन खरीद लो। द लैंड आफ्टरवर्ड्स बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड ए सीक्स टू सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड दैट एट द टाइम ऑफ द सेल ही हैड नो टाइटिल। तो सामान्य नियम यह है कि जिसको टाइटिल होगा किसी संपत्ति पे वही उस संपत्ति को बेच सकता है या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर सकता है, लेकिन यहाँ पर फॉल्सली जो है उसको कहता है कि मेरी संपत्ति है और इंड्यूस करता है कि तुम पैसा दे दो। तो इस बात के लिए जो है सो ऑप्शन बी इसमें सही होगा इस क्वेश्चन का। ही मे नॉट बी अलाउड टू प्रूव हिज वांट ऑफ टाइटिल। उसे यह दर्शाने के लिए मौका नहीं मिलेगा कि भाई टाइटिल था या नहीं था, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। Which of the following is true and correct? In all civil proceedings, the parties to the suit and the husband or wife of any party to the suit shall be competent to witness. और दूसरा कहता है in criminal proceedings against any person, the husband or wife of such person respectively shall be a competent witness. तो सिविल प्रोसीडिंग हो या क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, इसमें पति और पत्नी सक्षम साक्षी होते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 44 का जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। कहता है दीपक एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ सप्लाइंग आर्म्स informs his lawyer Sweta that he has committed the offense and wishes her to defend him in these circumstances। ये एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है। दीपक जो है एक्यूज्ड है आर्म सप्लाई करने का, और तब अपने एडवोकेट के पास जाता है, श्वेता के पास, कि मेरे ऊपर ये चार्ज लगा हुआ है, आप मेरा डिफेंस कीजिए। तो ये जो हो जाएगा सो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के तहत आ जाएगा, और यह संरक्षित होगा डिस्क्लोज करने से। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। द कम्युनिकेशन इज ए प्रिविलेज्ड वन एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। इस बात को डिस्क्लोज करने के लिए उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड करेक्ट? ऑप्शन ए पर्सन समन टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम ए विटनेस बाय मेयर द फैक्ट दैट ही प्रोड्यूसेज इट। ये भी सही है। और ऑप्शन बी है ए पर्सन कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड अनलेस एंड अनटिल ही इज कॉल्ड एज ए विटनेस। जब तक किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर नहीं बुलाएंगे उस व्यक्ति का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है, यह सामान्य नियम है। और दूसरी बात, जब तक किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर बुलाएंगे न किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, तब तक वह सिर्फ प्रोड्यूस करता है, इस कारण से साक्षी नहीं हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। कहता है ए विटनेस may be cross examined as to previous statements made by him in writing or reduced into writing and relevant to matters in questions। इसका ऑप्शन बी सही होगा। उसकी परीक्षा की जा सकेगी विदाउट सच राइटिंग बीइंग शोन टू हिम। बिना उसको दिखाए हुए कि क्या उसका राइटिंग है, उसकी जो है सो प्रति परीक्षा की जा सकेगी। यानी 47 का बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, ये जो है सो डिलीट होने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कहता है कि सेक्शन 146 में किस वर्ष अमेंडमेंट हुआ था। तो दरअसल ये 2013 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, इसीलिए यह क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। द मैक्सिम फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन ओमनिबस, इसका मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। यदि एक तथ्य असत्य है तो पूरा साक्ष्य असत्य है, यह माना जाएगा। इफ़ ए थिंग इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वन इट मस्ट बी टेकन टू बी फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल, यही इसका अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है पुलिस effected the recovery under section 27 of the Indian Evidence Act before recording the formal arrest of the accused, the recovery is। तो ये रिकवरी जो हो जाएगा सो इलीगल हो जाएगा। अरेस्ट करने के बाद ही जो है उससे कस्टडी में जो व्यक्ति रहता है उसके स्टेटमेंट के आधार पर जो रिकवरी होती है वही सही होता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इलीगल। क्वेश्चन नंबर 51, यह जो प्रश्न है इसका उत्तर आयोग पे छोड़ दीजिए, क्या उत्तर देगा इसका कोई ठिकाना है नहीं, तो इसीलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 कहता है इन केस ऑफ वन और मोर ऑफेंसेस टू बी ट्राइड बाय ए मजिस्ट्रेट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ सेशन ट्रायल, व्हिच कोर्ट विल ट्राई द केस। तो यदि एक से अधिक केस है जो कि जिनमें से कि एक केस जो है सो सेशन ट्राइबल है, सेशन जज के द्वारा ट्राइबल है, तो सारा केस जो होगा वह सेशन जज के द्वारा ही ट्रायल किया जाएगा, इसका विचारण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, तो 52 का जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंसिक्यूटिव एंड कंकरेंट सेंटेंस? क्रमवर्ती और समवर्ती दंडादेश में अंतर क्या होता है? क्रमवर्ती का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, और समवर्ती का मतलब होता है सभी एक साथ। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जो कहता है व्हेन द सेंटेंस इज सफर्ड
by the convict one after the other, it is said to be consecutive sentence, while if the sentence are suffered together, that is the lesser sentence merging with the greater sentence, it is known as concurrent sentence. तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, यानी 53 का आंसर ए सही है। अब आते हैं 54 पे। द समन्स प्रोसीजर इज एडॉप्टेड टू कवर ऑफेंस पनिशेबल विथ। तो समन्स प्रोसेस जो होता है, समन्स ट्रायल जो होता है, वो ऐसे ऑफेंस के लिए होता है, ऐसे अपराध के लिए है जिसकी सज़ा 2 साल तक है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑफेंसेज अट्रैक्टिंग अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 54 का सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, एन एक्यूज्ड कैन बी डिस्चार्ज if the investigation cannot be completed within a period of dash provided the maximum punishment for the offence is 2 years। तो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय कोई अपराध है तो उस मामले में 90 दिन होता है, और अन्य मामलों में 60 दिन का होता है। 60 दिन के बाद जो है सो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो इसमें चूँकि 2 वर्ष से दंडनीय है तो इस मामले में 60 दिन का पीरियड होगा, जिसके बाद एक्यूज जो होगा सो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 55 का ए ऑप्शन सही होगा, 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 56 है, रिवीजन अगेंस्ट इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर इज बैंड अंडर द प्रोविजन। इसके विषय में सी ऑप्शन मान के चल सकते हैं, लेकिन यह आयोग पर निर्भर करता है क्या उत्तर देगा वो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। एन ऑफेंडर कैन प्लीड गिल्टी एंड पे फाइन विद द हेल्प ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट अंडर द प्रोविजन। तो छोटे मामलों में जो होता है सो एक्यूज चाहे तो गिल्टी प्लीड कर सकता है, और जो फाइन होगा वह पोस्ट के मार्फत भेज सकता है कोर्ट में। तो ये ऑप्शन ए सही होगा, सेक्शन 206। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। व्हाट चेंज आर इफेक्टेड टू इंश्योर ए फेयर ट्रायल अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो फेयर ट्रायल के लिए जो है सो कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक किया गया है। तो ऑप्शन बी सही होगा, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एक्सिक्यूटिव। तो फेयर ट्रायल के लिए पहले यही व्यवस्था था, एक्सिक्यूटिव वाले ही सब कुछ करते थे, लेकिन अब जुडिशियरी को एक्सिक्यूटिव से अलग कर दिया गया। तो ये फेयर ट्रायल के लिए ये सही हुआ, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 58 का। अब है क्वेश्चन नंबर 59। द प्रोसेस ऑफ कंपल्सरी स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर ए ट्रायल कोर्ट ऑन द प्ली ऑफ ट्रांसफर ऑफ केस फ्रॉम दैट कोर्ट टू सम अदर कोर्ट इज डन अवे अंडर द प्रोविजन। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, सेक्शन 407 ऑफ CRPC। 407 में जो ट्रांसफ़र की व्यवस्था की गई है एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में, उसमें जो है सो जिस न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण किया जाता है उस न्यायालय में मामले को रोक दिया जाता है। सब कुछ जो डॉक्यूमेंट होता है केस से रिलेटेड वो संबंधित न्यायालय में फिर भेज दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सेक्शन 407 ऑफ CRPC सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। एन ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस इज गिवन इन केस ऑफ इंडिजेंट पेरेंट्स। जो असहाय माता पिता हैं उनके लिए भरण पोषण के लिए क्या प्रावधान है, ये प्रश्न है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, एज ए मैटर ऑफ राइट एज पर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। इसमें सेक्शन 125 CRPC में जो है सो पत्नी, संतान और असहाय माता पिता ये सभी भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। ए प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ ए स्पेसिफिक एक्यूजेशन इज कॉल्ड। इसका सी ऑप्शन सही होगा, चार्ज, आरोप सही होगा। तो इसमें जो होता है एक्यूजेशन का जो फॉर्मुलेशन होता है उसको चार्ज कहते हैं। जब फॉर्मुलेट किया जाता है किसी व्यक्ति पे जो किसी अपराध का जिस पे आरोप लगाया जाता है न्यायालय के द्वारा,
उस प्रोसेस को चार्ज कहते हैं, चार्ज बनाना कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 62 मैच करने के लिए है। इसका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। जिला आरक्षी गिरफ्तारी का ज्ञापन जो है वो सेक्शन 41A CRPC में है। बी ऑप्शन है जिला आरक्षी नियंत्रण कक्ष, तो नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर भी, वह 41C में दिया गया है CRPC के। सी ऑप्शन है कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अपराधी को कब्जा में ले सकता है, तो प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी जो है सो सेक्शन 43 में है, और मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी जो है सेक्शन 44 में है। तो इसका ऑप्शन जो है सो बी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। Which of the following factors a medical practitioner can omit in the report? कोई जो मेडिकल प्रैक्टिशनर अपनी रिपोर्ट देता है तो कहता है कौन सा इसमें फैक्ट्स है जिसको ओमिट कर सकता है। तो द नेम ऑफ द पर्सन हु ब्राउट द एक्यूज टू हिम, जिस व्यक्ति ने अपराधी को उसके समक्ष लाया है उस व्यक्ति का नाम लिखना उसके रिपोर्ट में जरूरी नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 63 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। When the court issues a warrant for the arrest of a suspected person, it must ensure, जब किसी सस्पेक्टेड पर्सन की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जाता है न्यायालय द्वारा संदिग्ध व्यक्ति की, तो उसमें लिखा रहेगा नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, द अमाउंट इन विच द सिक्योरिटीज आर बाउंड, द टाइम एंड डेट एट विच द एक्यूज्ड पर्सन्स इज रिक्वायर्ड टू अटेंड द कोर्ट। इन तीनों चीज़ों का वर्णन दिया जाएगा उस वारंट में लिखा होगा। तो यहाँ ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। इन केस ऑफ ए सस्पेक्ट कंसीलिंग हिमसेल्फ टू अवॉइड अरेस्ट द कोर्ट कैन इश्यू, जब कोई सस्पेक्टेड पर्सन है और अपनी उपस्थिति अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है छिपकर, तो कोर्ट को अधिकार है सेक्शन 82 में उसके विरुद्ध प्रोक्लेमेशन का, उद्घोषणा का निर्देश दे सकेगा, उद्घोषणा जारी कर सकेगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 66। व्हाट हैपन्स व्हेन एनी ऑफिसर इन चार्ज of a police station receives an information that a person has committed suicide? कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी है, उसे सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है, तो उसका जो काम होता है वह क्या करेगा? तो इन्फॉर्म्स द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अबाउट द इंसिडेंट एज पर सेक्शन 174 ऑफ CRPC। यह जो थाने का भारसाधक अधिकारी होगा वह नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को घटना के विषय में बताएगा, लेकिन इंक्वेस्ट होल्ड नहीं करेगा वह थाना प्रभारी। क्यों? क्योंकि सेक्शन 174 क्लॉज 4 में इंक्वेस्ट कौन होल्ड करेगा उसके विषय में बताया गया, तो उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पावर है उसमें इंक्वेस्ट होल्ड करने का। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। The preemptory jurisdiction of the court for inquiry is ordinarily where the offence took place. Is the proposition admissible under section 177 of CRPC? Place of trial के विषय से संबंधित है सेक्शन 177। मेरे हिसाब से इसका उत्तर ए होना चाहिए, अलाउड पार्शियली, लेकिन अब ये आयोग पर निर्भर करता है कि यह क्या उत्तर लेता है, लेकिन इसका उत्तर जो है सो ए सही होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। फॉर ट्रायल ऑफ केसेज ऑफ क्रिमिनल अबेटमेंट विच कोर्ट इज ओनली द कॉम्पिटेंट कोर्ट? कौन सा सक्षम होगा आपराधिक दुष्प्रेरण के लिए? तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज सही होगा।
इन तीनों स्थानों में जो है जो कंपिटेंट कोर्ट होगा ये तीनों काम कर सकेगा। द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट वेयर द एबेटमेंट वाज कमिटेड, जहाँ एबेटमेंट हुआ वहाँ जिसकी स्थानीय क्षेत्राधिकारता है वो भी इसका विचारण कर सकेगा। एनी ऑफ द कोर्ट्स वेयर एबेटमेंट इंटेंशन वाज एलिज्ड, इंटेंशन का जो एबेटमेंट का इंटेंशन जो है एलिज्ड किया गया वहाँ भी कर सकता है। और वेयर द रॉन्गफुल कंसीलमेंट ऑफ द एक्यूज्ड इज शोन, जहाँ पर रॉन्गफुल कंसीलमेंट एक्यूज्ड का दिखाया गया है वहाँ पर भी जिस न्यायालय को क्षेत्राधिकार होगा वह भी इसका विचारण कर सकता है। तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन इसका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 69 to 71 के लिए एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग एंड फाइंड द कोर्ट वेयर द ऑफेंस कैन बी ट्राइड, किस न्यायालय में इसका विचारण हो सकेगा उसके संबंध में बताया गया है, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 61 to 71 में। क्वेश्चन नंबर 69 है, ए वुमेन सोल्ड ए माइनर गर्ल टू ए prostitute in P city. Later she was taken to M city where the offense was detected. तो इसका ऑप्शन जो होगा सो ए ऑप्शन सही होगा। कहता है एक महिला किसी नाबालिग लड़की को एक वेश्या को पी शहर में बेच देती है, बाद में उसे एम शहर ले जाया गया। तो इस मामले में जो होगा सो पी में भी कर सकते हैं या एम में भी कर सकते हैं, दोनों न्यायालयों को क्षेत्राधिकार होगा इसका विचारण करने के लिए। अब तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का। अब क्वेश्चन नंबर 70, X kidnapped Y from city P and kept Y at city M and was detected there. X Y को P शहर से अपहरण करके उसे M शहर ले जाया गया। तो जब अपहरण का अपराध होता है तो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है सो नया अपराध का सृजन होता है। तो यहाँ पर जहाँ कहीं भी ले जाएगा सब जगह के न्यायालय को क्षेत्राधिकार होगा उस अपराध का विचारण करने का। तो P और M कहीं भी इसका कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, फॉर एन ऑफेंस ऑफ बाइगेमी यानी दुर्विवाह के अपराध के लिए ऑप्शन है ओनली वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड, जहाँ अपराध हुआ। बी है ओनली वेयर द ऑफेंडर रिसाइडेड लास्ट विथ हिज फर्स्ट वाइफ, जहाँ अपनी पत्नी के साथ अंतिम बार रहा है। आइदर ए और बी, और एट द कोर्ट्स जुरिसडिक्शन वेयर द परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द एग्रीव्ड वुमेन आफ्टर द ऑफेंस इज सिचुएटेड। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जहाँ पर अपराध हुआ या जहाँ पर वह व्यक्ति जिस पर आरोप लगा है बाइगेमी का अपनी पत्नी के साथ अंतिम बार रहा था, उन दोनों न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय को अधिकार होगा कि इसका विचारण। अब क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। 72 में है, व्हेन टू और मोर कोर्ट्स हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द सेम ऑफेंस इन सच ए केस व्हिच कोर्ट शैल इंक्वायर्ड इनटू द ऑफेंस। दो या अधिक न्यायालय हैं और सेम ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले रहे हैं, तो कौन सा न्यायालय जो होगा उसका विचारण करने के लिए सक्षम होगा उसके विषय में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है, इफ द कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट इट विल बी एज पर डायरेक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। बी ऑप्शन है, इफ द कोर्ट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट इट विल बी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द ऑफेंस फर्स्ट कमेंस्ड। तो ये दोनों ऑप्शन सही है और 72 का ऑप्शन सी आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। When can a specially empowered magistrate take cognizance of an offence upon information? और ऑप्शन है when received from any person other than a police officer, और बी ऑप्शन है upon his own assertion, जब पुलिस को छोड़कर अन्य व्यक्ति से सूचना प्राप्त होती है या खुद के प्रख्यान पर अपॉन हिज ऑन असर्शन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोनों परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी जो है ये न्यायालय मजिस्ट्रेट जो है सो संज्ञान ले सकेगा किसी भी अपराध का। क्वेश्चन नंबर 74 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज द सेशंस कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस of any offence committed by or against a public servant as a court of original jurisdiction। किस परिस्थिति में एक सेशन अदालत प्रारंभिक अधिकारिता होते हुए
आपराधिक मामला में अधिकारी या लोक सेवक के विरुद्ध संज्ञान नहीं ले सकता। ऑप्शन है एनी केस ऑफ एबेटमेंट, बी है एनी केस ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, सी है एनी केस ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी और डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी, इन तीनों मामलों में से किसी में भी वह संज्ञान नहीं ले सकेगा जब तक उसे भेजा न जाए। अब है क्वेश्चन नंबर 75। ए कंप्लेंट इज मेड बाय समवन हु इज एग्रीव्ड बाय एन ऑफेंस, व्हाट इज द एक्सेप्शन टू द रूल। एक व्यक्ति है जो अपराध से व्यथित है, शिकायत कर सकता है। ये सामान्य नियम है और सामान्य नियम के अपवाद क्या हैं उसके विषय में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है व्हेन द पर्सन इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। दूसरा है व्हेन द पर्सन इज आइदर एन इडियट और ए ल्यूनेटिक। सी है व्हेन द हस्बैंड कमिट्स एन ऑफेंस ऑफ डकैती अगेंस्ट द वाइफ, देन ओनली बाय द पर्सन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन। एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इन तीनों परिस्थिति में जो है सो व्यथित व्यक्ति के अलावा दूसरा व्यक्ति जो होगा, जो ब्लड से या मैरिज से या एडॉप्शन से या और किसी संबंध से जुड़े हों, वह व्यक्ति जो है सो परिवाद कर सकता है, शिकायत कर सकता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 75 का। अब आगे क्वेश्चन संविधान से दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 76। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइडिंग फॉर फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। जब आपातकाल की उद्घोषणा होती है अंडर आर्टिकल 352, तो कौन से अनुच्छेद हैं जो निरसित नहीं किए जा सकेंगे, सस्पेंड नहीं किया, निरसित नहीं, निलंबित नहीं किए जा सकेंगे। तो वो अनुच्छेद हैं 20 और 21। ये दोनों आपातकाल में भी सस्पेंड नहीं किए जाते हैं। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, लेकिन इसका देख लीजिए। डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक फीचर ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। दिस ऑब्जर्वेशन वाज मेड इन SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस बाय, इसमें जस्टिस JS वर्मा और जस्टिस AM अहमदी दोनों इस SR बोम्मई केस में थे। न्यायमूर्ति JS वर्मा और AM अहमदी दोनों थे। तो इसका ऑप्शन ये आयोग पे छोड़ दीजिए क्या लेता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। द प्रोविजन ऑफ इस्टेब्लिशिंग पब्लिक सर्विस कमीशन इज मेड अंडर। तो ये आर्टिकल 315 में व्यवस्था की गई है पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 79 देखिए। ए रिट इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट ए पर्सन हु क्लेम्स और यूजर्स एनी ऑफिस टू इंक्वायर बाय व्हाट अथॉरिटी ही सपोर्ट्स हिज क्लेम इज नोन एज। तो इस रिट को कहते हैं अधिकार परीक्षा, को वारंटो। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा अपॉइंटमेंट, कौन है जो इनमें से जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। वन फीचर डिस्टिंग्विशिंग द राज्यसभा फ्रॉम द विधान परिषद इज। ये ए ऑप्शन सही है, पावर ऑफ इम्पीचमेंट। पावर ऑफ इम्पीचमेंट का जो अधिकार है वह सिर्फ राज्यसभा को है, विधान परिषद को इसमें अधिकार नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। द इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शंस टू द। कौन सा इसमें से है चुनाव जिसको जो है इलेक्शन कमीशन कंडक्ट नहीं करती है। तो स्थानीय निकायों की जो चुनाव होती है इसमें इलेक्शन कमीशन की कोई भूमिका नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व्हाइल कंसिडरिंग द वैलिडिटी ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 सेड दैट द प्रोक्लेमेशन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दैट केस। तो एसआर बोम्मई केस में, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो है सो कहा गया था ये बात कि 356 के अधीन जो आर्टिकल 356 के अधीन जो आपातकाल जारी की जाती है उसका जो है सो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। यह एसआर बोम्मई के केस में कहा गया था, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। अंडर व्हिच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द फैमिली लॉज आर देयर। तो फैमिली लॉज जो होते हैं सो संघ सूची से संबंधित होते हैं, संवर्ती सूची से संबंधित होते हैं, तो ये कंकरेंट लिस्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। एट प्रेजेंट हु इज़ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन को आयोग डिलीट कर देगा क्योंकि अभी जो हैं कैग जो हैं सो हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, और उस जब का प्रश्न है वहाँ तब तो राजीव महर्षि होना चाहिए, लेकिन इसको क्वेश्चन डिलीट कर दिया क्योंकि अभी गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 86। ब्लाइंडनेस इज नॉट ए डिस्क्वालिफिकेशन टू बिकम ए मेंबर ऑफ यूपीएससी इन विच केस इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। ब्लाइंडनेस जो है सो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है यूपीएससी मेंबर होने के लिए, तो ये कहा गया था श्री जयशंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज इंजॉयड बाय। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है सो इसकी अधिकारता सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है, तो 87 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया to safeguard public property and to abjure violence is provided under। तो ये आर्टिकल 51A क्लॉज आई में जो इसके विषय में दिया गया है, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 88 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। एंसिलरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कवर्ड अंडर। अनुषंगिक शक्तियां जो होती है उच्चतम न्यायालय की, यह अनुच्छेद 140 में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। 90 कहता है आर्टिकल 371C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ। तो ये आर्टिकल 371C जो है वह मणिपुर से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। इसमें है व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंसर्टेड द सिंधी लैंग्वेज। तो सिंधी लैंग्वेज 21वां संविधान संशोधन के द्वारा इंसर्ट किया गया था 8वीं अनुसूची में, तो यह ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92। एक्स्ट्राडिक्शन इज रिलेटेड टू। प्रत्यर्पण, एक्स्ट्राडिक्शन का अर्थ होता है प्रत्यर्पण, तो प्रत्यर्पण जो होता है वो संघ सूची में शामिल है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। तो 324 जो है सो इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। 94 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इट वाज डिसाइडेड दैट द वर्ड ऑल द कोर्ट्स यूज्ड इन द आर्टिकल 141 डज नॉट इंक्लूड द सुप्रीम कोर्ट। तो ये बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यानी ऑप्शन बी सही है इसका। इसी बंगाल इम्यूनिटी केस में कहा गया था कि अनुच्छेद 141 में जो समस्त न्यायालय शब्द है उसमें सर्वोच्च न्यायालय नहीं आता है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेंशन्ड इन। तो इसका
48 में दिया गया है, अनुच्छेद 48 में। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कृषि और पशुपालन से संबंधित जो प्रावधान है सो अनुच्छेद 48 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड। तो ये अनुच्छेद 75 में है, 75(3) में है, 75 के क्लॉज 3 में है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द क्वेश्चन रिगार्डिंग रिजर्वेशन इज कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम। तो ये चंपकम दोराईराजन के केस में जो है सो पहली बार रिजर्वेशन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था। तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इट वाज डिसाइडेड दैट द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एल चंद्र कुमार के केस में, एल चंद्र कुमार के केस में कहा गया था कि आज के हाई कोर्ट का जो पावर है अनुच्छेद 226, 227 में वह बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा 98 का। क्वेश्चन नंबर 99। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सप्लेन्ड द मीनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक अदालत। तो ये पीटी थॉमस वर्सेस थॉमस जॉब, इस केस में 2005 में कहा गया था कि लोक अदालत शब्द जो है उसका इंस्टीट्यूशन जो है लोक अदालत, उसके संबंध में बताया गया था, उसका अर्थ स्पष्ट किया गया था। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 100। इसमें मैच करने वाला दिया गया है। इस 100 का जो है क्वेश्चन नंबर 100 का सी ऑप्शन सही होगा। एमएच हॉस्कॉट इसका निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार से संबंधित है। जोगिंदर कुमार जो है सो अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित है। चमेली सिंह आश्रय का अधिकार और मुरली एस देवरा सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान का निषेध, इससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें कुल 100 क्वेश्चन ही दिया गया था, जिसका मैंने आपको इसका आंसर की हमने अनऑफिशियली जो आंसर की है हम लोगों के द्वारा तैयार किया गया, हमारी टीम के द्वारा, वो हमने आपको बताया है। तो आप आपने जो रिस्पॉन्स किया है उससे आप मैच कर लेंगे और ख़ुद को संतुष्ट करेंगे कि आपने कितना सही आंसर किया है। हमारी संस्था जो है सो आपको बीपीएससी, यूपीएससी और एपीओ, जुडिशियरी सबके पीटी और मेंस की तैयारी कराती है, विधिवत तैयारी कराई जाती है यहाँ पर। तो आप हमारे संस्था में आके हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपका पूर्ण रूप से सहयोग किया जाएगा, इतना हम आपको आश्वस्त करते हैं। जैसा कि हमारे कलीग ने आपको लॉ पेपर के सारे आंसर बताए और उस आंसर के बाद हमने उस पर चर्चा करी, तो उसके हिसाब से हमने कटअप को सेट किया है। एक वीडियो साथ में और जाएगा जिसमें जीएस के आंसर दिए जाएंगे और वहां भी कटअप का एनालिसिस हो। जो हमारा मैंने पहले भी कहा कि हम जो बीपीएससी के लिए या यूपीएससी के लिए जो कटअप जारी करते हैं, विशेषकर बीपीएससी के लिए जो कटअप जारी करते हैं वह चेक रहता है। लॉ के संदर्भ में भी ऐसा ही रहा है। तो पहले हम जो हमारे कलीग से हमारी चर्चा हुई उसके बाद उन्होंने बताया कि डिफिकल्ट क्वेश्चन की संख्या थी 12 और मॉडरेट की जो संख्या थी वो 26 और इजी की संख्या 62। जो मेरी थ्योरी है 90% उसमें सही होगा और कुछ गलती होने की संभावना है, दैट इज 55.80। और यहाँ पे 20% डिफिकल्ट में सही संभावना है 2.4 और मॉडरेट जो है 50% ये थ्योरी, दैट इक्वल टू 71.2। 71.2 जो है
वो सही हो सकते हैं, जो अगर 100 का 100 सही करेंगे। लेकिन निगेटिव था तो बहुत सारे छात्र जो डिफिकल्ट होंगे उसमें बहुत ज्यादा नहीं टच करेंगे, जो मॉडरेट होंगे उसमें एक आध छोड़ भी सकते हैं। लेकिन मॉडरेट में होता यह है कि कोशिश करते हैं कि लोग बना दें। इन मॉडरेट का मतलब है कि आपको आ रहा है 100% नहीं आ रहा है, वैसे क्वेश्चन को छोड़ते नहीं, डिफिकल्ट को छोड़ते हैं, इजी बनाते ही बनाते हैं और उसमें 10% गलती होने की संभावना है तो वहां निगेटिव जाती है। तो हमने अगर मान ले 100, कुछ हो सकता है 90 बनाए होंगे, कुछ 85, 86, 82, 83, तो उस रेशियो से सेव किया होगा। लेकिन क्योंकि मेरा साइंटिफिक तरीके से चीजों को रखने का ये है, तो अगर कोई 100 बनाता है तो दैट मीन 71.2% वो सही कर सकता है और उसमें 28.8 जो है उसका गलत होने की संभावना है, यानी 7.2 निगेटिव उसका कट जाता है। दैट इज इक्वल टू 64। 64 लॉ में आ सकता है उस कट ऑफ, मेरा हिसाब से 64 उसमें लॉ में होना चाहिए। जीएस का, जिसका एक हम अलग वीडियो आपको दे रहे हैं क्वेश्चन के आंसर के साथ, उसमें भी फिर से कट ऑफ की चर्चा करेंगे डिटेल से जीएस का। लेकिन अभी हम थोड़ा सा बता देते हैं शॉर्टकट में। डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे जीएस के 23 लगे, 20% 4.6 मार्क्स, मॉडरेट 35 17.5 और इजी 42 37.8, यानी 59.9 जो है अगर 100 कोई अटेम्प्ट करे तो, और 10 जो है वो गलत हो सकते हैं, 49.9 दैट इज इक्वल टू 50। तो मेरा जो कटअप होगा वो 64 प्लस 50 114। ये जो लॉ का जो एग्जाम हुआ है आपका का, तो उसमें मेरा कटअप 114 दिया जा रहा है जनरल के लिए। जनरल के लिए 114। जीएस वाले में हम डिटेल से इसको बताएंगे, लेकिन कटअप 114 प्लस माइनस 2 हो सकता, 2 या 3 रह सकते हैं, प्लस माइनस 2, लेकिन कटअप 114 आप मान के रखिए। जीएस में भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन को टच ही नहीं करेंगे, निगेटिव थे। लेकिन कुछ कुछ होते हैं कि टच भी कर देते हैं। मॉडरेट तो बनाते हैं, उसमें गलती होने की संभावना रहती है, और इजी आप बनाएंगे तो उसमें जो गलती होगा वो निगेटिव होगा। उस थ्योरी से अगर देखेंगे तो मेरा कटअप 114 बनता है। बाकी हम डिटेल से जीएस के बारे में एक नया वीडियो दे रहे हैं।